हेलो एवरीवन। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 26 जो है इसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेजर एम्फेसिस होगा कि वोलाटाइल फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है इन दी र्यूमेन अंडर दी एनारोबिक एनवायरनमेंट। किस तरीके से ग्लूकोज जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट, it is then converted into acetyl coenzyme A where it will yield butyrate and acetate। और किस तरीके से यही पायरूवेट जो है एक रैंडमाइजिंग पाथवे के ज़रिए प्रोपियोनेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कितने एटीपीज़ जनरेट होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, और जो एटीपीज़ हैं ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे पास निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और कौन से ऑक्सीडाइज को फैक्टर्स हैं जो इस सारे प्रोसेस के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं। अब इस सारे जो जितना भी प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, इस प्रोसीजर के नतीजे में हमारे पास जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है वो ये है कि एनर्जी जो है दैट इज स्टोर्ड इन NADH, निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और this can generate a proton gradient and make the energy of proton gradient that can be used to make adenosine triphosphate molecules। तो ये ATPs जो हैं they will be generated during the process। साथ ही साथ हमारे पास इसके अंदर इसके अलावा आप ये देखोगे कि जब पायरूवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो हमारे पास फैड फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये कन्वर्ट होती है FADH2 में, और ये भी आपको ATPs प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये जितना भी प्रोसेस है ये सारा का सारा अल्टीमेटली एनर्जी डिपेंडेंट है, एंड इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स आल्सो, बट आल्सो ATPs। अब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जो है इट एंटर्स द ह्यूमन और द कॉलोन, इट इज़ अटैक्ड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और अगर ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो दिस अटैक रिक्वायर्स अ फिजिकल अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द सरफेस ऑफ द प्लांट पार्टिकल। और जैसे ही ये माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो हैं ये अटैच करेंगे विद द सरफेस ऑफ द प्लांट पार्टिकल, एंजाइम्स जो हैं जो कि बैक्टीरिया की सरफेस कोटिंग के ऊपर मौजूद हैं वो एंजाइम्स इनके साथ बाइंड करेंगे। enzymatic action on these insoluble carbohydrates will yield glucose or other monosaccharides and short chain polysaccharides into the fluid phase that is outside the microbial cell bodies। यानी ये जितना भी ग्लूकोज और मोनोसैक्राइड्स और शॉर्ट चेन पोलीसैक्राइड्स हैं they will ultimately be released into the ruminal environment। उसके बाद हमारे पास ये जितने भी liberated glucose monosaccharides या short chain polysaccharides हैं they are free in solution, they are not available to the host instantly but they can be taken up by the microbial mass itself। यानी ये instantly available नहीं हो जाते क्योंकि अभी तो ये ह्यूमन के अंदर ही है ना, अल्टीमेटली इन्होंने एब्जॉर्ब होंगे तो फिर ही इनका कोई फ़ायदा है होस्ट को। अगर ये फ्री है माइक्रोबियल एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन के अंदर, तो माइक्रोबियल मास इसको दोबारा पिक करेगा, और उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये माइक्रोबियल मास जो है ये ग्लूकोज को फॉर एग्जांपल अगर पिक कर रहा है तो ग्लूकोज विल एंटर ग्लाइकोलिटिक और एम्बर्डन मेयरहॉफ पाथवे। ये जो माइक्रोबियल पाथवे है जिसको भी मैंने एम्बर्डन मेयरहॉफ पाथवे का या ग्लाइकोलिटिक एम्बर्डन मेयरहॉफ पाथवे, इट इज़ सिमिलर टू ग्लाइकोलिटिक पाथवे इन दी मेमेलियन सेल्स। और इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि ये पाथवे किस तरीके से आपको डिफरेंट वोलेटाइल फैटी एसिड्स बना के देगा। यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास वोलेटाइल फैटी एसिड्स भी बन रहे हैं और साथ ही साथ ATPs भी जनरेट हो रहे हैं। वो ATPs माइक्रोब्स अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू द ब्लड, और वो बाद में एनिमल यूज़ करता है। अब ये डायग्राम है जो शो कर रही है पाथवेज ऑफ वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोडक्शन बाय द ह्यूमन और द क्लोनिक बायोमास।
अगर अब आप देखोगे तो हमारे पास ये एक हेक्सोज मॉलिक्यूल है जो कि एसेंशली ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसके कैटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं एंड साइमल्टेनियसली देयर इज़ रिडक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD इनटू NADH, यानी दो निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। साइमल्टेनियसली दो ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये जो दो ATPs हैं दे आर प्रोड्यूस्ड in the process from ADP and they will be used by the microbe for its growth and maintenance। और ये ATPs जो हैं इनका होस्ट को एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर अब यहाँ पे तो सारी की सारी एरोबिक कंडीशंस होती, तो ये पायरुवेट जो है इसने एंटर हो जाना था सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्रेंस के बाद इसने मेटाबोलाइज होना था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ NADH होनी थी यूजिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम। लेकिन ह्यूमन के अंदर तो हमारे पास एक रिडक्टिव हाईली एनारोबिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे फर्मेंटेशन होनी है, पायरुवेट जो है ये एक इलेक्ट्रॉन सिंक का काम करता है एंड इट प्रोवाइड्स for the oxidation of enzymatic cofactors like NADH और FADH2। अब अगर आप देखोगे तो पायरुवेट इज़ फर्दर रिड्यूस टू प्रोवाइड फॉर रीजनरेशन ऑफ NAD and the generation of FADH2 and the general removal of excess electrons which जब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो हमारे पास ATPs की प्रोडक्शन भी होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ATPs जो हैं दे आर नाउ अवेलेबल फॉर दी माइक्रोबियल पॉपुलेशन, और साथ ही साथ हमारे पास ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स बन रहे हैं जिसके अंदर एसीटेट है, ब्यूटायरेट है और प्रोपियोनेट है। और ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स जो हैं ये आगे चल के एब्जॉर्ब होंगे और होस्ट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दीज वोलाटाइल फैटी एसिड्स विल बी अवेलेबल टू दी होस्ट। और अगर अब आप देखोगे तो प्रोपियोनेट की प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक रैंडमाइजिंग पाथवे भी एग्जिस्ट करता है, और एक पाथवे जिसको हम डायरेक्ट रिडक्टिव पाथवे कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर पायरुवेट जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट एंड देन दे इट अल्टीमेटली यील्ड्स टू प्रोपियोनेट एंड एन एसीटेट मॉलिक्यूल। अगर आप देखोगे तो ये एक टेबल है जो कि शो कर रहा है कि कितने प्रोडक्शन हुई है, कितने ATP की और रिड्यूस्ड कोफैक्टर्स की, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने रिलीज़ हुए हैं। तो ये रैंडमाइजिंग पाथवे के अंदर ही आपको एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो यील्ड होगा। अदरवाइज़ दो एसीटेट बनने के नतीजे में हमारे पास टोटल 4 ATPs प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दिस पाथवे, और 4 FADH2 या NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्यूटायरेट जो है वो हमारे पास एक प्रोड्यूस होता है और इसके अंदर 3 ATPs जनरेट होते हैं और 2 NADH या FADH2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। प्रोपियोनेट की प्रोडक्शन में हमारे पास 4 ATPs बनते हैं, देयर आर नो कोफैक्टर्स एज सच, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होगा। साथ ही साथ अगर अब आप देखोगे हमारे पास तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे 3 ATPs जो हैं दे विल बी जनरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि शो कर रही हैं जनरेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कोफैक्टर्स बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, और ये एक और इक्वेशन है जो कि शो कर रही है जनरेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कोफैक्टर्स बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अराइजिंग फ्रॉम रैंडमाइजिंग पाथवे। तो असेंशली ये जो इक्वेशंस हैं ये याद रखना हमारा स्कोप नहीं है, बट हमें इम्पॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि इस सारी एक्सरसाइज के नतीजे में हमारे पास वोलाटाइल फैटी एसिड्स जनरेट हो रहे हैं। ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स जो हैं ये आगे चल के होस्ट को अवेलेबल होंगे, और होस्ट इन वोलाटाइल फैटी एसिड्स को यूज़ करेगा अपनी न्यूट्रिटिव ज़रूरियात पूरी करने के लिए। साथ ही साथ जो ATPs बन रहे हैं ये ATPs जो हैं दे विल बी अवेलेबल टू दी बैक्टीरिया फॉर देयर ओन ग्रोथ। बैक्टीरिया जो हैं वो इन ATPs को यूज़ करेंगे
for their own growth and maintenance. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कैटाबॉलिज्म ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एंड देयर इज़ रिडक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD टू NADH. इसके बाद हमारे पास दो ATPs प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम ADP, एंड द एनर्जी फ्रॉम दिस रिएक्शन is used by the microbes for their growth and maintenance rather than for the host itself. तो ये जो ATPs जो जनरेट होंगे ये माइक्रोब्स इनको इस्तेमाल करेंगे फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और होस्ट जो है वो अल्टीमेटली जो ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनेंगे इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको यूज़ करेंगे. या ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि हमारे पास जितनी भी फर्मेंटेटिव डाइजेशन है इट इज़ नॉट एरोबिक, रादर इट इज़ एन एक्सट्रीमली एनारोबिक हाईली रिडक्टिव इन्वायरमेंट. अगर तो एरोबिक होती तो फिर पायरुवेट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर हो जाता एंड इट कुड बी मेटाबोलाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसे. अब हमारे पास जो ये फर्मेंटेटिव डाइजेशन है इसके अंदर पायरुवेट जो है इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन सिंक, एंड by this electron sink I mean that it provides for the oxidation of various enzyme cofactors जिसके अंदर NADH या FADH2 दोनों आते हैं. और फिर हमारे पास जो है पायरुवेट इज़ फर्दर reduced to provide for regeneration of these NAD एंड द जनरल रिमूवल ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ATP प्रोडक्शन होगी. साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मीथेन एंड देयरफॉर देयर इज़ अ जनरल ट्रेंड ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर द जनरेशन ऑफ NAD. अगर आप देखोगे तो दीज पाथवेज लीड टू मेजर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेटिव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है. और इसको ही पिछली फिगर के अंदर लिखा हुआ था एज एसीटेट, प्रोपियोनेट एंड ब्यूटायरेट. अगर आप देखोगे तो रूमिनल कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक, प्रोपियोनिक एंड ब्यूटायरिक एसिड आर 70:20:10 फॉर हाई फॉरेज डाइट्स, और यही रेशो अगर आप हाई ग्रेन डाइट्स दे रहे हो तो ये रेशो होगी 60:30:10. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना कि अगर आप हाई ग्रेन डाइट्स दे रहे हो रूमिनेंट्स को तो ये रेशो एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड की होगी 60:30:10, और अगर आप हाई फॉरेज डाइट्स दे रहे हो तो यही रेशो 70:20:10, यानी कि 70 parts of acetic acid, 20 parts of propionic acid and 10 parts of butyric acid will be produced when the ruminant is fed high forage diet. और यही रेशो 60:30:10 यानी 60 फॉर एसिटिक एसिड, 30 फॉर प्रोपियोनिक एसिड एंड 10 फॉर ब्यूटारिक एसिड होगी अगर हाई ग्रेन डाइट्स हम दे रहे हैं रूमिनेंट्स को. अब जो हमारे पास एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड है, इसके अलावा भी कुछ माइनर बट मेटाबॉलिकली इंपॉर्टेंट वोलाटाइल फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर वैलेरिक एसिड है, आइसोवैलेरिक एसिड है, आइसोब्यूटारिक एसिड है और 2-मिथाइल ब्यूटारिक एसिड है. द प्रोडक्शन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड फ्रॉम पायरुवेट जो है इट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट रीजनरेशन ऑफ निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एंड देयर इज़ नो नेट प्रोडक्शन ऑफ निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन. और ये जो है आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी बाय रैंडमाइजिंग ब्रांच ऑफ प्रोपियोनिक एसिड पाथवे, and this leads to oxidation of excess nicotine amide dinucleotide hydrogen that originates from acetic and butyric acid pathways. तो ये जितना भी हमारे पास NADH जो है एसिटिक और ब्यूटारिक एसिड पाथवेज से जनरेट हो रहा होगा, इसको जो ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल होगी वो रैंडमाइजिंग ब्रांच ऑफ प्रोपियोनिक एसिड पाथवे के थ्रू प्रोवाइड होगी. ये ज़रूर याद रखना कि एसिटिक एसिड पाथवे जो है उसके अंदर एक्सेस NADH जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड NAD इज़ रीजनरेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयंस. और एसिटिक एसिड
की प्रोडक्शन में और मीथेन की प्रोडक्शन में हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी तो मीथेन जो है उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगी। और ये मीथेन जो है ये एक आजकल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि किस तरीके से एनिमल्स की वजह से जो पोल्यूशन है, ख़ास करके मीथेन प्रोडक्शन है, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। ये एक बर्ड्स आई व्यू है ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर वोलेटाइल फैटी एसिड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेटिव डाइजेशन, जिसमें एसीटेट है, प्रोपियोनेट है, ब्यूटायरेट है। और अगर आप देखोगे तो असेंशली यहाँ पे इस साइड के ऊपर ये CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा। प्रोपियोनेट में एक CH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और ब्यूटारेट के अंदर 2 CH2 होंगे। इसी तरीके से आइसोब्यूटारेट में यहाँ पे आपको ब्रांचिंग मिलेगी। आइसोवैलेरेट के अंदर सेम आइसोब्यूटारेट की तरह का स्ट्रक्चर है, बट CH2 जो है वो ऐड हो जाएगा। और फिर 2 मिथाइल ब्यूटारेट यानी सेकंड कार्बन के ऊपर आपको एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, दैट आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेटिव डाइजेशन। ये ज़रूर याद रखना कि इस सारी एक्सरसाइज के नतीजे में ATP भी प्रोड्यूस होते हैं, और वो ATP जो है वो माइक्रोब्स, जो रूमिनल माइक्रोबायोटा है, वो यूटिलाइज करेगा। This is a diagram that shows volatile fatty acid production on high fiber diet, and it is compared with high starch diet. तो अगर आप देखोगे the percentage of acetate is lower in the high starch diet compared to high fiber diet, लेकिन the total amount of acetate produced is greater in high starch diet. इन कंट्रास्ट प्रोपियोनेट जो है अगर आप उसको देखोगे तो वो इट इंक्रीजेज इन बोथ अमाउंट एंड प्रोपोर्शन ऑन हाई स्टार्च डाइट। तो ये एक वेग सा कंपैरिजन है। न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो इसी डाइट्स को ही प्ले करते हैं, और हाई स्टार्च डाइट जो है उसके अंदर निस्बतन एसीटेट की प्रोडक्शन कम तो हो रही है, बट उसका एज़ कम्पेयर टू हाई फाइबर डाइट, बट इसका ओवरऑल वॉल्यूम जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू हाई फाइबर डाइट। तो ये इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करो। और मोस्टली न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, जो ख़ासकर रूमिनेंट न्यूट्रिशन को मैनेज करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हैं। अब रूमिनल माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए, बट इसका फ़ायदा क्या है? वाई आर वोलेटाइल फैटी एसिड्स इम्पॉर्टेंट? तो ये जितने भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट एनर्जी सबस्ट्रेट्स फॉर होस्ट एनिमल्स। दे आर मेजर फ्यूल्स फॉर द होस्ट बिकॉज दे कंटेन कंसिडरेबल एनर्जी फॉर द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूमिनल एपिथेलियम से और जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे, तो उस वक्त दे आर एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर द एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो कि होस्ट करेगा। और अगर आप इसको रूमिनल माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर देखोगे तो दीज आर हाउएवर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है इन द रूमिनल एनवायरनमेंट। वहाँ पे ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एंड दे आर स्पेंट कंपाउंड्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन सिस्टम। बट जैसे ही ये एब्जॉर्ब होंगे, दे आर अवेलेबल टू द होस्ट, सो दे contain considerable energy in them, और डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज होंगे एरोबिक मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, जिसमें ये एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड प्रोसेस होंगे, और ये आगे चल के एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू दी होस्ट। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया है फर्मेंटेटिव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च या हेक्सोसिस। अगर फर्मेंटेटिव डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो तो फिर क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन डीएमिनेशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ये एक डायग्राम है, अगर आप देखोगे इसके अंदर तो हमारे पास प्रोटीन्स हैं,
protease enzyme are present on the microbe's surface, and they generate peptides, and these peptides are ultimately taken up by many types of microorganisms. ये एब्जॉर्ब पेप्टाइड्स तो हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंट्रासेलुलर पूल ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम विच माइक्रोबियल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। तो ये जो माइक्रोब है ये अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा अमाइनो एसिड्स के अंदर से जो कि अवेलेबल थी इसको फ्रॉम द रूमिनल माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे ही ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये अवेलेबल होंगे, माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी। अल्टीमेटली जो अमोनिया है और वोलाटाइल फैटी एसिड्स हैं जो कि रूमिनल माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल थे, दे आर आल्सो अवेलेबल टू दी माइक्रोब फॉर इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ इट्स प्रोटीन्स। और ये अमोनिया और वोलाटाइल फैटी एसिड्स जो हैं दे आर टेकन अप बाय द माइक्रोब्स, एंड माइक्रोब्स आर केपेबल ऑफ डिराइविंग देयर अमाइनो एसिड्स फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स जिसमें अमोनिया है और वोलाटाइल फैटी एसिड्स हैं। अब जैसे ये अवेलेबल होगा, अब ये एक साइकिल चलता रहेगा जिसमें माइक्रोब्स जो हैं अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करेंगे, अमोनिया रिलीज़ करते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी हैं दैट सीम इनकेपेबल ऑफ यूजिंग पेप्टाइड्स फॉर एन अमाइनो एसिड सोर्स, एंड देयरफॉर दे विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स ऑफ अमोनिया। तो कुछ जो हैं वो अपनी अमोनिया सिंथेसाइज कर सकते हैं, कुछ जो हैं वो इस माइक्रो एनवायरनमेंट में जो सिंथेसाइज्ड अमोनिया है उसके ऊपर रिलाई करेंगे। इसके अंदर चूँकि इसने शो किया हुआ है तो ये अमोनिया खुद बना भी रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स से भी ले रहा है। बट कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ये एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स पे ही रिलाई कर रहे होंगे और यहाँ पे अमोनिया की प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। तो अभी तो ये वाला माइक्रोब जो है ये अमोनिया बना के रिलीज़ भी कर रहा है। साथ ही साथ हमारे पास ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स भी बनाएंगे, और अमाइनो एसिड्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दे कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू वोलाटाइल फैटी एसिड्स आल्सो। और ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स जो हैं ये आगे चल के अवेलेबल होंगे फॉर दी होस्ट, क्योंकि ये माइक्रोब्स के लिए तो यूजलेस है ना। तो दीज वोलाटाइल फैटी एसिड्स विल बी अवेलेबल टू दी माइक्रोब्स, टू दी होस्ट या टू दी रूमिनेंट फॉर देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब जो है वो अपने सर्वाइवल को भी देख रहा है और साथ ही साथ होस्ट को भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखना कि जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं यहाँ पे जब ये माइक्रोब डाई आउट हो जाते हैं तो ये अल्टीमेटली ह्यूमन से मूव करके आगे आएंगे एबोमेज़म के अंदर, ओमेज़म और एबोमेज़म के ज़रिए होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। तो ये माइक्रोबियल प्रोटीन्स की भी डिस्ट्रक्शन होगी और ये माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती हैं। सो ये भी एक सोर्स है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जानवरों को हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं देते, कंसनट्रेट्स तो वैसे हम देते हैं उनको, प्लांट ओरिजिन की प्रोटीन तो हम देते हैं, बट जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स है वो भी हम देते हैं। और ये जो माइक्रोब्स हैं इन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए हमें वोलाटाइल फैटी एसिड्स और ये अमोनिया बना के दे सकते हैं जो आगे चल के पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेस के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वोलाटाइल फैटी एसिड्स इन माइक्रोबियल पॉपुलेशंस के लिए जो है इनका कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये याद रखना दीज वोलाटाइल फैटी एसिड्स आर extremely important for the host because they provide considerable energy for the aerobic metabolism. In the context of microbes, these are waste products or या फिर ये spent compounds हैं within the framework of anaerobic fermentation system, but they are extremely important for the host because they contain considerable energy for the एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अब जो माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है इसके नतीजे में हाइड्रोलिसिस होगी टू अमाइनो एसिड्स एंड दीज अमाइनो एसिड्स विल बी यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज माइक्रोबियल प्रोटीन्स। देयर विल बी हाइड्रोलिसिस
टू अमाइनो एसिड्स विच आर डीएमिनेटेड टू फॉर्म कार्बन स्केलेटन्स, और ये कार्बन स्केलेटन्स जो हैं दे आर सब्सिक्वेंटली फर्मेंटेड टू वोलाटाइल फैटी एसिड्स, जिसके अंदर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं। अमोनिया जो है दैट इज़ जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डी एमाइनेशन, and it is then utilized by the microbes to synthesize microbial amino acids, और वो microbial amino acids जो हैं वो ultimately convert होंगे microbial protein के अंदर। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यही अमोनिया जो है इट कैन सिंपली डिफ्यूज थ्रू द मिकोजा एंड इज़ डिलीवर्ड टू द पोर्टल सिस्टम through the portal system it will be delivered to the liver where it is converted into यूरिया। और फिर अगेन आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ाया होगा, ये यूरिया जो है ये सर्कुलेट करता रहता है, ये वापस सलाइवा के अंदर स्क्रीट आउट होगा। अब हमारे पास इस सारे सिनारियो के अंदर प्रोडक्शन ऑफ ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो वैलीन जो है ये कन्वर्ट होती है आइसोब्यूटायरेट के अंदर। इसी तरीके से ल्यूसीन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइसोवेलेरेट, और फिर हमारे पास जो है आइसोल्यूसिन है वो कन्वर्ट होती है टू मिथाइल ब्यूटायरेट के अंदर। तो हमारे पास जितने भी ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं ये बनते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हमारे पास ये एक और डायग्राम है जो कि शो कर रही है कि एफिशिएंसी किस तरीके से है डाइटरी एनर्जी के अंदर। हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इन द ह्यूमन डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन एनर्जी एंड नाइट्रोजन सोर्सेज। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास फ़र्ज़ करो पेप्टाइड एंड ग्लूकोज अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल बराबर वेल मैच्ड है, आपने बराबर पेप्टाइड्स दिए हैं और बराबर ग्लूकोज अवेलेबिलिटी है इन दी रूमिनल माइक्रो एनवायरनमेंट। तो अगर अब आप देखोगे हमारे पास तो पेप्टाइड से अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं और ग्लूकोज से एनर्जी और एटीपी प्रोडक्शन हो रही है। ऑब्वियसली ये ग्लूकोज जो अवेलेबल है ये एटीपी बन रहे हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब इसके नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनेंगे और CH4 बनेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो माइक्रोब्स अगर फ्लरिश करेंगे तो वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे और अपनी ग्रोथ भी करेंगे और साथ साथ अपनी मेंटेनेंस भी करेंगे। अब इस पूरे सिनारियो के अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन का भी फ़ायदा है और वोलेटाइल फैटी एसिड्स भी बन रहे हैं। तो जब पेप्टाइड और ग्लूकोज अवेलेबिलिटी वेल मैच्ड होगी तो हमारे पास एक बैलेंस रहेगा जिसमें माइक्रोब अपने आप खुद भी ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ वोलेटाइल फैटी एसिड भी बना रहा है। तो ये एक वेल मैच सिनारियो है जिसमें हमारे पास जो एफिशिएंट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें डाइटरी एनर्जी दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द ह्यूमन इज़ equally dependent or it is matching the balance between energy and nitrogen sources। अगर आप दूसरा सिनारियो देखो जिसके अंदर अगर हम पेप्टाइड्स की प्रोडक्शन जो है उसको हम पेप्टाइड्स की जो इनटेक है उसको हम रिड्यूस कर दें तो फिर क्या होगा, अमाइनो एसिड्स कम होंगे तो देर विल बी लेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ। अगर ये कम होगी तो आपके पास, और वाइस वर्सा भी हम इसको कर सकते हैं कि अगर आपने ग्लूकोज का इंटेक इंक्रीज़ कर दिया है, आपने ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास देयर इज़ एक्सेस ग्लूकोज रिलेटिव टू दी पेप्टाइड, और इसके नतीजे में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ज़्यादा सेल मेंटेनेंस की तरफ चला जाएगा। थर्ड सिनारियो के अंदर हमारे पास देयर इज़ एक्सेस पेप्टाइड रिलेटिव टू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज निस्बतन कम होगी कंपेयर टू पेप्टाइड, और इस सिनारियो के अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो सेल जो है वो मेंटेनेंस की तरफ जा रहा है, वो कोई एसेंशियल प्रोटीन नहीं बना रहा। ये याद रखो कि ठीक है हमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स भी चाहिए बट हमें प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं, और वो माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो हैं वो भी, और अमोनिया ऐसा जो आके आगे चल के लिवर जब ह्यूमन से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इट विल बी अवेलेबल इन द लिवर फॉर कन्वर्जन इनटू यूरिया। तो वो भी एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन
सेल मेंटेनेंस एंड द प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने कंसिडर करना है। दिस इज़ आ नॉर्मल सिनारियो जिसके अंदर एक वेल मैच सिनारियो, नॉर्मल नहीं, एक वेल मैच सिनारियो जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ जो है दे शुड बी वेल मैच, दे शुड बी बैलेंस्ड आउट। अब ये हमारे पास है कि फेट ऑफ इंजेस्टेड प्रोटीन क्या होगा, और साथ ही साथ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स भी होगी, उसका क्या फेट होगा। और अभी आप देखोगे कि एंडोजेनस यूरिया प्रोडक्शन किस तरीके से होती है और किस तरीके से इस यूरिया प्रोडक्शन की रिसाइकलिंग हो रही है। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करो डाइट है जिसके अंदर प्रोटीन है और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स है। ये फर्स्ट करो 850 ग्राम्स के करीब दे रहे हैं और ये 150 ग्राम्स के करीब दे रहे हैं। सम अप करें तो ये 1 केजी के करीब हो जाएगा। जब ये ह्यूमन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड अमोनिया। दीज पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू माइक्रोबियल प्रोटीन, और अमोनिया कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू माइक्रोबियल प्रोटीन बाय बैक्टीरिया दैट कैन यूटिलाइज अमोनिया। साथ ही साथ ये प्रोटीन्स जो हैं ये उसके बाद एबोमेज़म और इंटेस्टाइन के अंदर भी जा रही है। इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि माइक्रोबियल प्रोटीन जो है दिस कैन ऑल्सो गो, जब माइक्रोब्स की डेथ होगी तो दे कैन ऑल्सो गो इनटू द एबोमेज़म और द इंटेस्टाइन। ये जो अमोनिया है इट गोज़ इनटू द लिवर एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जब ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिसाइकल करता रहेगा और इसको हम कहते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। ये सलाइवा के अंदर स्क्रीट होगा और अगेन इट इज़ अवेलेबल टू गो बैक इनटू द ह्यूमन। तो ये इसकी रिसाइकलिंग होती रहेगी। साथ ही साथ हमारे पास जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स थी वो इंटेस्टाइन के अंदर आई जब माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। अब वो डेथ होने के बाद वो एबोमेज़म से पास होकर इंटेस्टाइन्स में आई और दीज अमाइनो एसिड्स या माइक्रोबियल प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होंगी और दे आर नाउ अगेन एब्जॉर्ब थ्रू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड दे विल गो इनटू द लिवर। जब ये लिवर के पास जाएंगे तो नाउ दे कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड फाइनली इनटू द यूरिया, और ये वापस फिर अवेलेबल होगा टू गो इनटू द ह्यूमन। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और इसका फ़ायदा ये है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करती रहेगी, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ भी होगी और साथ ही साथ जो उसका मेंटेनेंस है वो भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली चल रही है। तो हमें यहाँ पे माइक्रोब्स की प्रोटीन सिंथेसिस भी चाहिए और उसकी ग्रोथ भी चाहिए। अदरवाइज़ ये ना हो कि सिंपल वो अपनी पॉपुलेशंस को मेंटेन करने का काम करता रहे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये याद रखना कि ये यूरिया जो है इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड। ये एंडोजेनस नाइट्रोजन जो है यूरिन के अंदर स्क्रीट आउट भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली हमारे पास टिश्यू मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एंडोजेनस नाइट्रोजन जो है ये भी यूरिन के अंदर रिलीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ हमारे पास जितना भी प्रोटीन है जो बाकी है वो आगे मूव करेगी और वो फीसिस के अंदर चली जाएगी जिसमें मोस्टली अनडाइजेस्टेड डाइटरी नाइट्रोजन है जो बिल्कुल ही डाइजेस्ट हो नहीं सक रही। तो ये वो पॉपुलेशन है। टिश्यूज़ के अंदर जो टिश्यूज़ का जो अपना मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में भी कुछ आपके पास नाइट्रोजन है जो कि रिमूव हो सकती है इनटू द फीसेस, जिसको हम मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन कहते हैं। अदरवाइज़ जो है इसका एक्सक्रीटरी रूट जो है वो मोस्टली यूरिन है। तो यूरिन के अंदर भी यूरिया रिमूव हो सकता है, अदरवाइज इट विल कॉन्टीन्यूसली बी रिसाइकल्ड। और यहाँ पे हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड डाइटरी नाइट्रोजन है वो फीसिस के अंदर रिमूव हो जाएगी। टिश्यू के मेटाबॉलिज्म में कुछ आपके पास नाइट्रोजन फीकल, कुछ ऐसा टिश्यू मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ एंडोजेनस नाइट्रोजन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं वो भी फीसिस के ज़रिए रिमूव हो सकते हैं जिसको हम मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन कह रहे हैं। ये पिछली ही डायग्राम का एक टेक्स्ट है और उसी की कंटिन्यूएशन है कि जो प्रोटीन है दैट escapes the microbial digestion is hydrolyzed in the abomasum and small intestine
और जो पैंक्रियाटिक और ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं दे आर गोइंग टू यूटिलाइज these proteins and convert them into small peptides and amino acids. These dead microbes are digested in the abomasum and the small intestine. Urea जो है that is produced by liver and it can diffuse into the gastrointestinal tract और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ल्यूमेन के अंदर से डिफ्यूज़ होके इजीली मूव करके जा सकता है. इट मे बी secreted by the salivary glands and it can be swallowed with the ingesta. तो ये भी याद रखना कि डिफरेंट रूमिनेंट्स के जो फार्म्स हैं ना, यहाँ पे आपको यूरिया के ब्लॉक्स भी पड़े हुए मिलते हैं. सो इट कैन ऑल्सो बी एडेड इनटू द फीड. ये जो यूरिया है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ माइक्रोबियल यूरिएज एंजाइम. तो ये यूरिएज एंजाइम जो है ये माइक्रोबियल पॉपुलेशंस बनाती है. अमोनिया इज़ प्रोसेस्ड एज अबव, जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर जिस तरह डिस्कस किया था. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस कार्बोक्सिलेज रिएक्शंस. तो फाइनली हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. कोई क्वेश्चंस हैं तो